वापस से नए सिरे से देखना है और ये तय करना है कि वो सारी चीज़ें आज भी चल सकती हैं या नहीं चल सकती हैं। और इस कदर हम लोग एक प्रयास करते हैं कि हम सच के और करीब जाएं, और यही रिसर्च का मूल अर्थ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं झा साहब। मुझे एक सूत्र का ध्यान आ रहा है मुझे। कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मेरे ख्याल से ईमानदारी एक सही नीति है। यह निर्धारित करने के लिए शायद इस पर बहुत सारे संशोधन किए गए होंगे। इन संशोधनों के बाद निरंतर जब एक ही प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होता रहा होगा, अनेक समय पर लिए जाने वाले अनुसंधानों में, अनेक जगहों पर लिए जाने वाले अनुसंधानों में, तो हमने ये एक सूत्र स्थापित कर दिया कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। शायद ये अनुसंधान ही एक ऐसा है जो हमें नीति नियम देता है, और आगे भी इन्हीं नियमों को तोड़कर एक नए नियम भी स्थापित करता है। यानी कि हमें मानव को सत्य की ओर हमेशा प्रेरित करता रहता है। जी, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अब आप इसके अर्थ से पूर्णतः स्पष्ट हो गए हैं, और अगर जो हम इस अर्थ से स्पष्ट हो गए हैं तो अब हम इसके व्याख्या की ओर आगे बढ़ेंगे। एंड नाउ आई विल डिफाइन व्हाट इज़ रिसर्च। हम रिसर्च को डिफाइन करें उससे पहले कुछ एक लोग जो कह गए हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑथर्स हैं, जो कह गए हैं, वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वुडी, रिसर्च आइडियली इज अ केयरफुल अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। क्रोफर्ड defines research as simply a systematic and refined technique of thinking, employing specialized tools, instruments and procedures in order to obtain a more adequate solution of a problem that would be possible under ordinary means. It starts with a problem, collects data of facts, analyzes them critically, searches decision based on the actual evidence. इस व्याख्या पर अगर जो हम गौर फरमाएं तो वुडी ने जो कहा है कि रिसर्च आइडियल इज अ केयरफुल अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पर एक समस्या है। रिसर्च के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि उसमें एक समस्या होना चाहिए, और उस समस्या की अगर हम खोज करते हैं, और वो ज़रूरी है कि ये खोज हम बिल्कुल अनबायस्ड होकर के, उसमें हम हमारा कोई स्वार्थ नहीं रखते हैं, तो ये जो खोज हम करते हैं इसे हम रिसर्च कहते हैं। आप एक चीज़ ये देखें कि ये व्याख्या है, लेकिन ये व्याख्या उतनी पूर्ण नहीं है, अपूर्ण सी लगती है। यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम की, समस्या की और उसके तरीके की बात की गई है, लेकिन आगे क्या है, उसके तरीके क्या हैं और क्यों हम करते हैं, ये स्पष्ट नहीं होता है। ज़रूरी है कि हम ये भी स्पष्ट करें व्याख्या में कि हम ये समस्या क्यों लेते हैं। वो हम दूसरी व्याख्या जो है उसी व्याख्या में हमने देखा है, और ये स्क्रीन पर हम फिर से देख रहे हैं कि क्रोफर्ड ने बड़े अच्छे तरीके से कहा है कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड रिफाइंड टेक्निक ऑफ थिंकिंग। सोचने का वह एक सिस्टमेटिक और एकदम स्पष्ट रिफाइंड टेक्निक है, उसमें जिसमें हम स्पेशलाइज्ड टूल्स यानी कि कुछ ऐसे साधन सामग्री का उपयोग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करते हैं, प्रोसीजर्स यानी कि सोपानों का उपयोग करते हैं जो हमें सॉल्यूशन के करीब ले जाता है, उस समस्या के सॉल्यूशन के करीब ले जाता है जो हमें आम तौर पे शायद मिलना मुश्किल था। ये रिसर्च इट स्टार्ट्स विथ अ प्रॉब्लम, ये हमेशा एक समस्या से शुरू होती है। ये डाटा कलेक्ट करता है, उसका पृथक्करण करता है और फिर उसको इंटरप्रेट करके हमें सही दिशा देता है, हमें सॉल्यूशन के पास ले जाता है। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च विच वी अंडरस्टैंड। बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को दो बातें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ आ गई होंगी। पहली चीज़ तो यह है कि हमें अनुसंधान या रिसर्च क्यों करना चाहिए, हम क्यों करते हैं, और दूसरी चीज़ है कि अनुसंधान है क्या, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं और इसका वास्तविक अर्थ क्या है। इन दोनों चीज़ों को समझने के बाद एक शब्द आपने बार बार यहाँ पर उपयोग किया है, समस्या। हमें बेसिकली समस्या क्या है, हमें कई बार
हम इसी समस्या में फंसे रहते हैं जी कि हमको समस्या का असली पहचान करना नहीं आ पाता है। तो समस्या क्या है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, कि ताकि हम समस्या को सही रूप में पहचान सकें, और जब हम समस्या को सही रूप में पहचान सकेंगे तभी हम उसका निराकरण कर सकेंगे, तभी हम उसका सल्यूशन कर सकेंगे, और तभी हम अनुसंधान के जो स्टेप्स हैं उसको हम फॉलो कर सकेंगे। तो झा साहब, आप समस्या क्या है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें प्लीज़। जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि समस्या क्या है। तो आप यू टेक इट एज प्रॉब्लम इज एनीथिंग विच इज़ पजलिंग, विच क्रिएट्स एन एनिग्मेटिक सिचुएशन, जो हमें नर्वस कर देता है, ऐसी परिस्थिति जो उत्पन्न करता है और इस कदर हमें उसका सॉल्यूशन लाने के लिए हमें जो प्रेरित करता है वही समस्या है। आप इसे और स्पष्ट करने के लिए मैं एक आध उदाहरण भी दूंगा आपको, कि आप देखिए कितनी बार हमें ऐसी परिस्थिति मिल जाती है, जब जैसे अभी मैंने कहा कि एक पजलिंग सिचुएशन थी कि कई सारे संशोधन ये बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में कुछ संबंध नहीं है। कई सारे संशोधन ये बता रहे हैं कि इन दोनों के बीच में धन यानी कि पॉजिटिव संबंध है, यानी कि अगर इंटेलिजेंस बढ़ती है तो क्रिएटिविटी बढ़ती है, और इंटेलिजेंस कम होती है तो क्रिएटिविटी कम होती है। जबकि कई ऐसे अभ्यास हैं जो ये प्रस्थापित करते हैं कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में ऋण संबंध है, यानी कि ये बिल्कुल विरोधाभासी बात कर रहे हैं कि अगर इंटेलिजेंस बढ़ती है तो क्रिएटिविटी कम होती है। अब देखिए ये स्थिति कैसी है, अगर हम ऐसे अलग अलग संशोधन पढ़ते हैं और उसके ये तात्पर्य निकालते हैं तो हमारे लिए एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में इनके बीच में क्या संबंध है। और जब ये परिस्थिति हमारे पास उत्पन्न होती है तो ऐसी परिस्थिति को ही हम ये कहते हैं कि ये समस्या एक है और ये समस्यापूर्ण परिस्थिति है। यही समस्या है जो हमें उसका हल निकालने के लिए प्रेरित करती है और हमें एक दिशा देती है जिस पर हम आगे बढ़ते हैं, और एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम समस्या तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो मैं मानता हूं वहां तक आप ये स्पष्ट हो पाए होंगे कि कोई भी ऐसी परिस्थिति कि जो हमें पजल करती है, हमें तकलीफ़ पहुंचाती है, हमें ये स्पष्ट होने नहीं देती है, हमारे लिए कुछ नर्वसनेस जैसी सिचुएशन लाती है, हमें क्लियर नहीं करती है, तो वो परिस्थिति जो है और जिसका हल हमारे लिए ज़रूरी है, वैसी परिस्थिति को हम समस्या के रूप में जानते हैं। और यही समस्या है जो हमें प्रेरित करती है कि हम उसका हल ढूंढने के लिए उसके सॉल्यूशन की तरफ प्रस्थान करें, विकसित करें। और अगर हम इस हल निकालने के लिए किसी एक साइंटिफिक प्रोसेस की मदद लेते हैं तो इसे हम रिसर्च कहेंगे। अन्यथा फिर नॉर्मली ये क्लासरूम एक्टिविटी भी होती है कि क्लासरूम में टीचर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और हम उसका जवाब देते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ रिसर्च। इट इज़ नॉट अ रिसर्च बिकॉज वी डू नॉट फॉलो द साइंटिफिक स्टेप्स। हम इसके जो सोपान हैं संशोधन के, वो सोपान हम पूरा नहीं फॉलो करते हैं, इसीलिए उसे हम संशोधन नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर हम किसी भी समस्या के लिए हम उसका हल निकालने के लिए अगर जो उसके चौकस सोपान हैं वो सोपान हम फॉलो करते हैं तो हम कहेंगे कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है और इसी को हम रिसर्च के तौर पर जानते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रिसर्च के 3 कंपोनेंट्स हैं, एक प्रॉब्लम है, एक सॉल्यूशन है और बीच में प्रोसेस है। आप ये तय कीजिए शर्मा जी कि सबसे पहले अगर रिसर्च में हमें आगे बढ़ना है तो हमारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? समस्या होनी चाहिए, प्रॉब्लम होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे पास एक प्रॉब्लम होना चाहिए। अब प्रॉब्लम जैसे ही आता है तो हम क्या सोचते हैं कि प्रॉब्लम हो तो हम क्या चाहते हैं प्रॉब्लम के लिए? फिर हमें उसका निराकरण हम चाहते हैं कि इस समस्या का निराकरण होना चाहिए। जी बिल्कुल, उसका हल प्राप्त होना चाहिए। बिल्कुल, हम ये कोशिश करते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा ये हम फॉलो करते हैं। जी, तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो क्लासरूम टेक्निक, और जो हम लोग आमतौर पर अभी जैसे आपने सवाल किया और मैंने जवाब दिया वो भी हुआ, एक प्रश्न हुआ और मैंने जवाब दिया, तो इसे क्या हम संशोधन कहेंगे? मेरे ख्याल से नहीं। जी बिल्कुल नहीं, इसीलिए हम नहीं कहेंगे क्योंकि इनके बीच में एक कड़ी है जो छूट रही है और वो कड़ी है प्रोसेस। तो इस कदर
रिसर्च के 3 मुख्य कंपोनेंट्स हैं। एक प्रॉब्लम है जिसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, समस्या। प्रॉब्लम है तो वहाँ हमें सॉल्यूशन की ज़रूरत है। याद रखिए, अगर ये समस्या ऐसी है कि जिसके सॉल्यूशन की आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर हम उस समस्या को लेंगे ही नहीं। ज़रूरी है कि वो प्रॉब्लम ऐसा हो कि जिसका निराकरण हमारे लिए अति आवश्यक हो, ज़रूरी हो, समाज के लिए उपयोगी हो। अगर ऐसा है तो ही हम उसे पसंद करेंगे संशोधन विषय के लिए। और उसमें भी अगर हम रिसर्च प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं, यानी कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो करते हैं, तब और तब हम ये कहेंगे कि ये एक रिसर्च है। यानी कि समस्या जो है, समस्या और अनुसंधान, अनुसंधान का पहला चरण है समस्या। समस्या की पहचान करना, समस्या को समझना और समस्या को निश्चित शब्दों में बांधना और उनको स्पष्ट करना। जी बिल्कुल। अगर हम स्लाइड पर देखें तो 2-3 बिंदु स्पष्ट होते हैं कि समस्या क्या है, ये समझना, व्हाट इज़ प्रॉब्लम, एंड देन हाउ कुड वी डिफाइन इट, उसको हम किस तरीके से व्याख्यात कर सकते हैं, उसको शब्द रूप में किस तरीके से बांध सकते हैं, व्यवस्थित क्रम में रख सकते हैं, एंड व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वी कैन सेलेक्ट फॉर आवर स्टडी। जी, आपने अभी ये स्पष्ट हो गए हैं कि व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम। दूसरा सवाल आपका जो है कि हाउ कैन वी डिफाइन इट, तो आगे कुछ एक लोगों ने जो डिफाइन किया वो हमने डिफाइन किया। मैं एक और सरल सादी व्याख्या आपको बताना चाहूँगा और उसमें हम ये बताएंगे कि प्रॉब्लम रिसर्च इज़ अ प्रोसेस, रिसर्च इज़ अ प्रोसेस wherein a series of steps are followed to find the solution of a problem। यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि संशोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम खूब सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, सोपान फॉलो करते हैं किसी समस्या का निराकरण ढूंढने के लिए। ये एक सबसे सरल व्याख्या है जी। और एक तीसरा जो सवाल आपने किया कि संशोधन के लिए कितने समस्या होने चाहिए, तो ये बहुत खूब और बहुत अच्छा सवाल है। और ये ज़रूरी है कि हम स्पष्ट हो जाएं कि किसी भी संशोधन के लिए हम कभी भी सिर्फ और सिर्फ एक ही समस्या रखते हैं और हम एक ही समस्या पसंद करके उस समस्या पर आगे बढ़ते हैं। ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि ये समस्या समाज उपयोगी हो, समस्या का हल ज़रूरी हो और समस्या ऐसी हो जिसे हम हल कर भी सकें, क्योंकि अगर समस्या ऐसी हो कि जिसका हल नहीं हो तो फिर ऐसी समस्या को उठाना कोई अर्थ नहीं होता है। वो समय और पैसा, मैन पावर सभी का व्यय होता है, उसका हम नुकसान ही करते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम ये ध्यान रख लें कि समस्या ऐसी हो कि जो समाज के लिए उपयोगी हो, उसका हल भी हो और हम जो सोपान है वो सोपान फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर संशोधन बनाती हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। यानी कि समस्या का निर्धारण करते समय, समस्या को शब्दों में लिखते समय, बांधते समय हमें 2-1 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जी। पहली चीज़ जो आपने कही कि समस्या जो हम जिसका चुनाव करें वो समस्या समाजोपयोगी हो, समाज के लिए उपयोगी हो और फिर इसका निराकरण किया जा सके। जी। कुछ ऐसी समस्याएं ना हो जिसका कि हम निराकरण करने में असमर्थ हों और फिर हम उस समस्या में खुद एक समस्या बनकर रह जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज़ मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि समस्या सिर्फ एक ही हो, लेकिन ये हल उसके अनेक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसका हल एक ही हो, एक समस्या के कई सारे हल हो सकते हैं। इसीलिए हमें ये स्पष्ट होना है कि समस्या भले एक हो लेकिन उसके हल जो हैं, सॉल्यूशंस जो हैं, जो एक या अनेक हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन एक अब इस विस्तार के साथ आपने समझाया अनुसंधान के बारे में, रिसर्च के बारे में। हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा और अपने जीवन को गति देने के लिए, बल देने के लिए और एक अच्छी निश्चित दिशा देने के लिए कोई भी कार्य करें, समस्या को पहचानें, समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करें और अपने जीवन को बेहतर गति दें। जी। आज इस कार्यक्रम में आप सभी ने आनंद लिया, इसके साथ में धन्यवाद। झा साहब, आपका धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। धन्यवाद।
સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.